हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करेंगे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ की 6th वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर पीजीटी का या सेट का क्वेश्चन पेपर पड़ा है तो आप उसे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। सेंड करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि वो पीडीएफ क्लियर हो ताकि पढ़ने में आसानी रह सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है लर्न टू कम्पीट के नाम से, आप उस पर सेंड कर सकते हैं, या ईमेल आईडी है itshardev.singh@gmail.com के नाम से आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी 6 वीडियो। इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप KVS PGT MCQs की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। द रियल स्टॉक ऑफ मनी इन द इकॉनमी इंक्रीज ड्यू टू। इकॉनमी में रियल स्टॉक ऑफ मनी किस वजह से इंक्रीज होता है? प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, या प्राइस डिक्रीज होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, या इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से? देखिए, हम इकॉनमी में दो टाइप की मनी की बात करते हैं। एक होता है रियल मनी सप्लाई और एक होता है नॉमिनल मनी सप्लाई। नॉमिनल मनी सप्लाई जब आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इकॉनमी में डायरेक्ट पैसा इंक्लूड कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं इकॉनमी के अंदर, इकॉनमी में मनी की सप्लाई बढ़ रही है। रियल मनी सप्लाई होती है जब आप इकॉनमी में पैसा नहीं डाल रहे हैं लेकिन फिर भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ओके, अब मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है कि इकॉनमी में डिमांड बढ़ जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से आप इकॉनमी में डिमांड बढ़ा देंगे बिना नॉमिनल सप्लाई ऐड करें? ओके, अगर आप प्राइजेस इंक्रीज कर देते हैं तो प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, किसी भी कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब रियल इनकम कम हो गई तो इसका मतलब है डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब प्राइस बढ़ने की वजह से रियल इनकम इकोनॉमी में कम हो गई, यानी कि कोई बंदा अगर पहले 20 प्रोडक्ट्स खरीद सकता था और उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो वो अब 10 ही प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो एक तरीके से आपने रियल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई किसी पर्सन के पास कम कर दिया, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमी में आपने रियल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई कम कर दिया। अगर प्राइजेस आप कम कर देते हैं, प्राइजेस कम करने का मतलब है कि अगर कोई पहले 20 प्रोडक्ट खरीदता था अब वो 30 प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, यानी कि उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई। ओके, तो यानी कि आपने इकॉनमी में रियल मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से डिमांड बढ़ी है तो रियल मनी सप्लाई भी बढ़ गई है, जबकि हमने कोई भी इकॉनमी में नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं करी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है प्राइजेस इंक्रीज हो गए, और प्राइजेस इंक्रीज होने का मतलब है रियल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकॉनमी में। तो ये गलत है। और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होने का मतलब ये भी होता है कि मतलब अब कैपिटल जो है वो महंगी हो गई है, तो हमारा प्रोड्यूसर जो कैपिटल है वो कम दाम में अब नहीं खरीद सकता। तो एक तरीके से आपने लोन जो बैंक दे रहे थे वो भी कम कर दिए, यानी अब बैंक जो है महंगे लोन दे रहे हैं, लोग कम लोन लेंगे, यानी कि आपने नॉमिनल मनी सप्लाई भी कम कर दी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से नॉमिनल मनी सप्लाई और रियल मनी सप्लाई दोनों कम हो जाती हैं। ओके, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाए, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो यानी कि लोन सस्ते हो गए हैं, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, डिमांड करेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, डिमांड बढ़ेगा यानी कि प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, हमारी रियल मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो रियल मनी सप्लाई तो यहाँ पे भी कम ही हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारी रियल और मॉनेटरी मनी सप्लाई दोनों क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पे हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई तो बढ़ रही है बट रियल मनी सप्लाई कम हो रही है। तो रियल मनी सप्लाई ना इसमें बढ़ रही है, ना इसमें बढ़ रही है, ना इसमें बढ़ रही है, सिर्फ इसी ऑप्शन में बढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन 1749 AD? यानी कि सन 1749 में स्टैटिस्टिक्स वर्ड को यूज करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था, जिन्हें हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं? देखिए, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब भी आएगी टर्म, सबसे पहले कोई भी पर्सन फिशर्स का ऑप्शन लगाने की सोचेगा, लेकिन उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स टर्म का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, 1749 में। तो 1749 में फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज करने वाले पर्सन थे गॉटफ्राइड एकेनवाल। लेकिन फिशर को क्या कहते हैं, मॉडर्न स्टैटिस्टिक का फादर कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक फिशर को मानते हैं, लेकिन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक गॉटफ्राइड एकेनवाल को भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज किया था एज ए स्टेट क्राफ्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक किसे माना जाता है, PC महलनोबिस को, जिसके बारे में हम पहले वाली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि इन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था, कोलकाता में बनाया था। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे
सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है वो 29 जून को बनाया जाता है और उस दिन पीसी महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और जो वर्ल्ड लेवल पे या कह लीजिए ग्लोबल लेवल पे हम स्टैटिस्टिकल डे मनाते हैं वो मनाते हैं हम 20 अक्टूबर को। यूएन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करता है आफ्टर 5 ईयर, हर 5 साल के बाद वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया गया था 2020 में, अब फोर्थ सेलिब्रेट किया जाएगा 2025 में। तो ये था स्टैटिस्टिक के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गॉटफ्राइड एकेनवेल वो पहले पर्सन थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ किया था 1749 में। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द 2011 ऑन द बेसिस ऑफ 2008, यानी कि बेस ईयर हम 2008 मान के 2011 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ये हमें प्राइस दिए हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर हम निकाल लेंगे। 2011 में प्राइस कितना है 60, 2008 में कितना है 20, ठीक है। तो ये करंट प्राइस हो गया, ये बेस प्राइस हो गया, मल्टीप्लाई विद 100, तो ये कितने पे जाएगा 3 पे। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GM फॉर 4 एंड 16। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पूछी है हमारे और दो वैल्यू हमें दी है 4 एंड 16। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे हम 4 मल्टीप्लाई विद 16, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 64 आ जाएगा और 64 का अंडर रूट होता है 8। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन हमें कंजप्शन दिया हुआ है 500 करोड़ रुपीज़, इन्वेस्टमेंट दी है 150 करोड़ रुपीज़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 140 करोड़ रुपीज़, एक्सपोर्ट है हमारा 80 करोड़ और इम्पोर्ट है हमारा 60 करोड़, मनी सप्लाई हमें दी है 162 करोड़ रुपीज़। द वेलोसिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमीज, वेलोसिटी ऑफ मनी हमें से पूछी हुई है। देखिए हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी हो तो वो क्या होती है MV इजिकल टू में P2। यहाँ M क्या है, M है हमारी मनी सप्लाई, V क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी, P क्या है हमारा एवरेज प्राइस लेवल और T क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ का मान लीजिए प्राइस 10 रुपये है, ओके, और हमने 4 चीज़ें इकोनॉमी में खरीदी, हाइपोथेटिकल नंबर मान रहे हैं हम, 10 प्राइस है और इकोनॉमी में 4 ही चीज़ें बन रही हैं, तो टोटल इकोनॉमी में 40 रुपये की चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो यानी कि इनकम इकोनॉमी में कितनी होनी चाहिए 40 रुपये होनी चाहिए। और यहाँ पे MV मान लीजिए मनी सप्लाई है 5 रुपये, 5 रुपये इकोनॉमी में है और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी, यानी कि वो 5 रुपये 8 बार इकोनॉमी में अलग अलग पर्सन के पास जाएंगे तब 40 रुपये की चीज़ खरीदी जाएगी। तो ये होता है MV इजिकल टू में PT। M यानी कि मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हमें कितनी दी हुई है 162 करोड़ रुपीज़। V यानी कि वेलोसिटी हमने निकालनी है, प्राइस इंटू T यानी कि टोटल इकोनॉमी में इनकम कितनी है, यानी कि टोटल इकोनॉमी में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी इनकम होगी, तो वो हम किससे लिख सकते हैं, यानी कि Y से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और Y हमें पता है किसके इक्वल होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो 162V किसके इक्वल हो जाएगा, कंजम्पशन है हमारी 500 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट है हमारी 150 करोड़ प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 140 करोड़ प्लस एक्सपोर्ट है हमारा 80 माइनस इम्पोर्ट है हमारा 60। तो कितना आ जाएगा 162V इजिकल टू में 500 प्लस 150 होगा 650 प्लस 140 हो गया 790, 790 प्लस 20 आ जाएगा यहाँ से 790 और 20 हो जाएगा 810। तो V कितना आ जाएगा 810 डिवाइड बाई 162, ये कितने पे जाएगा 5 पे। तो वेलोसिटी ऑफ मनी कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th फाइनेंस कमीशन जिसका टाइम पीरियड था 2015 to 20 हैज़ रेडिकली एनहांस द शेयर ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम। देखिए जो 14th फाइनेंस कमीशन था ना उसने जो सेंट्रल के डिविजल पूल है, यानी कि सेंटर जो भी टैक्स इकट्ठा करता है उसे स्टेट और सेंटर दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ओके। तो पहले स्टेट का शेयर था 32% जिसे 14th फाइनेंस कमीशन ने बढ़ा के कर दिया था 42%। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट का शेयर कितना कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 32% से बढ़ा के 42% कर दिया गया था 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। यानी कि सेंटर जितने भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 42% वो स्टेट को देगा, यानी स्टेट के साथ वो शेयर करेगा। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फाइनेंस कमीशन हमारे 280 आर्टिकल के अंदर
बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रेसिडेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अंडर आर्टिकल 280। जो 14 फाइनेंस कमीशन है वो हमारा बनाया गया था 2013 में, और इसने रिकमेंडेशन दी थी किस पीरियड के लिए? 2015 टू 20 के लिए। इसके चेयरपर्सन थे YV रेड्डी। इसके बाद हमारा 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन बनाया गया, उसने रिकमेंडेशन दी 2021 से 26 के लिए, और इस 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे NK सिंह। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 14 और 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों लेटेस्ट कमीशन है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? अगर आप यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास 14 फाइनेंस कमीशन की वेटेज, ये है हमारे पास 15 फाइनेंस कमीशन की वेटेज। यानी कि जो स्टेट के बीच में वो डिवीजन करेंगे वो किस बेस पे करेंगे कि किस स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, किस स्टेट को कम पैसा मिलना चाहिए, वो इस बेस पे किया जाता है। इनकम डिस्टेंस स्टेट में कितना है? 50% वेटेज दी गई थी 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, 45% वेटेज दी है 15 फाइनेंस कमीशन ने। पॉपुलेशन 1971 के हिसाब से 17.5% वेटेज दी थी 14 फाइनेंस कमीशन ने। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको 17.5% ज़्यादा मिलेगा। और 14 फाइनेंस कमीशन में 2011 पॉपुलेशन को पहली बार ऐड किया गया था, उसको 10% वेटेज मिली थी। 15 फाइनेंस कमीशन ने 71 की पॉपुलेशन को हटा दिया, अब हम सिर्फ 2011 की पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। 14 फाइनेंस कमीशन में हमने 1971 की पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया था और 2011 की पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया था। अब क्या करते हैं, हम सिर्फ 2011 की पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। एरिया किस स्टेट के पास ज़्यादा है, उसकी कितनी वेटेज है? 15% 14 फाइनेंस कमीशन में और 15% ही 15 फाइनेंस कमीशन में। फॉरेस्ट कवर को 7.5% वेटेज दी थी 14 फाइनेंस कमीशन ने। 15 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर को हटा दिया है, अब उन्होंने ऐड कर दिया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और उसको 10% वेटेज दी है। तो अगर आपको ऑप्शन में कभी क्वेश्चन पूछ लिए कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कितनी वेटेज दी गई है, तो 10% दी गई है। अगर वो फॉरेस्ट कवर भी पूछ लेता है गलती से, तब भी आप इसे ही कंसीडर कीजिएगा कि वो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की ही बात कर रहा है यहाँ पर। अब दो चीज़ें नई ऐड हुई हैं 15 फाइनेंस कमीशन में, एक तो टैक्स एफर्ट्स जिसको 2.5% वेटेज मिली है, और एक है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसे 12.5% वेटेज दी है इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, जो चीज़ नई ऐड होती है उससे हमेशा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कितनी वेटेज मिली है? 12.5%। टैक्स एफर्ट को कितनी वेटेज मिली है? 2.5%। अब जो अलग क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का, कि किसको ज़्यादा वेटेज है किसको कम। आपको पूछ लेंगे इनकम डिस्टेंस दिया होगा, टैक्स एफर्ट दिया होगा, फॉरेस्ट कवर दिया होगा और पॉपुलेशन दी होगी। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि किसको ज़्यादा वेटेज मिली है। ओके, तो सबसे ज़्यादा वेटेज मिली है इनकम डिस्टेंस को, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन और एरिया को इक्वल वेटेज है 15%। तीसरे नंबर पे है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, चौथे नंबर पे है डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, और पांचवें नंबर पे है टैक्स एफर्ट। तो ये हो गया यहाँ पे एक याद करने वाली बात कि ये सब चीज़ें आपने याद करनी है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ लेता है? इसके अलावा पूछ लेते हैं आपसे चेयरमैन। हर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपको याद होने चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें पूछा जाता है। आपको 4 चेयरमैन दे देंगे, मान लीजिए KC नियोगी दे दिया, महावीर त्यागी दे दिया, NKP साल्वे दे दिया और C रंगाराजन दे दिया, और कह देंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाओ कि पहले कौन चेयरमैन बना था, फिर उसके बाद कौन बना, और उसके बाद कौन, और उसके बाद कौन। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सारे चेयरपर्सन आपको याद होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया 15 फाइनेंस कमीशन के कौन है? NK सिंह हैं। 14 के कौन थे? YV रेड्डी थे। और 13 के कौन थे? विजय केलकर थे। तो ये सारे चेयरपर्सन आपको याद होने चाहिए, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन से आपसे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज, अंडर आर्टिकल 280 बनाया जाता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। 14 फाइनेंस कमीशन से अगर लेटेस्ट पूछा जाएगा तो 14 फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन कौन थे? YV रेड्डी थे। टाइम पीरियड क्या था? 2015 से 20 था। 15 फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया? 2017 में बनाया गया। कौन सा टाइम पीरियड है? 2021 से 26 का टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछेगा इनकम डिस्टेंस को कितनी वेटेज मिली है? 45%। पॉपुलेशन को कितनी दी है? 15%। एरिया को 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% वेटेज है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% वेटेज है, और टैक्स एफर्ट को 2.5% वेटेज है। और उसके बाद आपने याद करनी है सारी क्रोनोलॉजी चेयरपर्सन की। टाइम पीरियड पूछने के चांसेस नहीं होते, टाइम पीरियड आपसे नहीं पूछेगा। टाइम पीरियड आपसे पूछेगा भी तो 14 का पूछ सकता है या 15 का पूछ सकता है। टाइम पीरियड इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको चेयरमैन जरूर याद करने हैं, चेयरमैन पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये था फाइनेंस कमीशन से जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल पर कैपिटा रियल GDP ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। रियल GDP की ग्रोथ रेट पूछी है इकोनॉमी में। अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है 2% पर एनम, कैपिटल आउटपुट रेशियो है
5% और इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ जीडीपी है 25%। ये परसेंट मैंने बोल दिया, ये परसेंट नहीं आएगा यहाँ पे, कैपिटल आउटपुट रेशियो परसेंट में नहीं होता, तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो है हमारी 5। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, पर कैपिटा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आपने बतानी है। तो अगर आपने हैरेड मॉडल करा है, अगर नहीं करा है तो ऊपर आई बटन दिया होगा, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, हैरेड डोमन मॉडल वहाँ पे दिया हुआ है। तो हैरेड डोमन मॉडल में जब हम ग्रोथ रेट निकालते हैं, वो कौन सी ग्रोथ रेट होती है, नॉमिनल। ओके, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है, हमारी सेविंग रेट अपॉन में कैपिटल आउटपुट रेशो। ओके, तो सेविंग रेट हमारी कितनी है, वही जो हमारी इन्वेस्टमेंट रेट है, तो इन्वेस्टमेंट रेट कितनी है 25% अपॉन में कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है हमारा 5, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी नॉमिनल ग्रोथ रेट, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5%। तो नॉमिनल ग्रोथ रेट है हमारी 5%, पर हमसे पूछी कौन सी है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पर कैपिटा। तो रियल जीडीपी पर कैपिटा किसके इक्वल होती है, रियल जीडीपी पर कैपिटा अगर हमने निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में पॉपुलेशन, ये होता है रियल जीडीपी पर कैपिटा। पर हमने रियल जीडीपी पर कैपिटा नहीं निकालना है, हमने निकालना है ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी पर कैपिटा। तो जब भी कोई चीज़ रेशो में दी हो और उसकी ग्रोथ रेट पूछी हो तो वो क्या बन जाता है, ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जब भी कोई चीज़ रेशो में दी होगी और उनकी ग्रोथ रेट पूछेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी कितनी आई थी हमारी 5%, माइनस में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी दी है हमें 2%, तो ये कितना आ जाएगा 3%। तो ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी पर कैपिटा आ गई हमारी 3%। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, द हार्मोनिक मीन ऑफ इंडेक्स ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे, the arithmetic mean of index of Lespier and Paasche, geometric mean of index of Lespier and Paasche, या फिर the multiplier of index of Lespier and Paasche। देखिए इसके बारे में मैं पिछली 2-3 वीडियो में बात कर चुका हूँ। अगर अभी भी आपको ये आंसर नहीं आता तो आपको एक बार दोबारा कंसीडर करने की ज़रूरत है कि आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो फिशर इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेस्पियर एंड पास्चे इंडेक्स नंबर का। ओके, अब अर्थमेटिक मीन के बारे में भी हमने बात करी थी कि अर्थमेटिक मीन लेस्पियर एंड पास्चे इंडेक्स नंबर का क्या होता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कौन सा इंडेक्स नंबर होता है वो, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर रिलीज द फर्स्ट इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फर्स्ट इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने कब रिलीज करी थी ये रिपोर्ट, अप्रैल 2002 में इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज करी थी। और ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ओके, इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है और वो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार रिलीज करी थी अप्रैल 2002 में। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहले पब्लिश किसके द्वारा की गई थी, अमर्त्य सेन के द्वारा। और महबूब उल हक थे हमारे नेबर कंट्री के इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। और अमर्त्य सेन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1990 में। ठीक है, और हमने कब इंडिया की पब्लिश की थी 2002 में। और फर्स्ट स्टेट कौन सी थी इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैलकुलेट की थी जिसने, वो थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहली स्टेट थी जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपनी कैलकुलेट की थी। कब की बात है ये, 1995 की बात है। और ऑल इंडिया की हमने कब पब्लिश की थी 2002 में, अप्रैल 2002 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी जब प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट पेश की थी इनके पास, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, जिन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की थी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई हैं यहाँ पर हमारे पास। किसने ये डेफिनेशन दी थी, उन इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हुए हैं, तो इनको हमने मैच करना है। वेल्थ सेंटर डेफिनेशन हमें वॉकर ने दी थी, ये बात बिल्कुल सही है। वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन दी गई थी मार्शल के द्वारा। स्केसी सेंटर डेफिनेशन दी गई थी रॉबिन्स के द्वारा। और वांटलेसनेस सेंटर डेफिनेशन दी गई थी जे.के. मेहता के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वेल्थ सेंटर डेफिनेशन है ये हमें एडम स्मिथ ने भी दी गई थी।
तो बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने हमें वेल सेंटर डेफिनेशन ही दी थी। तो कई बार अगर यहाँ पे वेल सेंटर डेफिनेशन के साथ एडम स्मिथ लिखा होता और आप बाद में सोचेंगे कि मैंने तो वॉकर बताया था, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ सेंटर डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी थी? इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। जे.एस. मिल ने भी डेफिनेशन दी थी हमें, इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जे.बी. से ने हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स वेल्थ। ओके। और एफ ए वॉकर ने हमें डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। तो याद रखिएगा, वेल्थ सेंटर डेफिनेशन हमें 4 अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी थी, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जे.बी. से एंड एफ ए वॉकर। तो इनमें से किसी का भी नाम वेल्थ सेंटर डेफिनेशन में आ जाता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। एडम स्मिथ पे भी, जे.एस. मिल पे भी, जे.बी. से पे भी, वॉकर पे भी। एडम स्मिथ को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देने वाले, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम इसीलिए कहते हैं। तो एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आपने टिक करना है, लेकिन यहाँ पे एडम स्मिथ तो है नहीं, तो वॉकर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे वॉकर पे ही टिक करेंगे। अगर हम और डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन दी गई थी अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इन्होंने वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन दी थी, ये आप पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। लोएन रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी हमें, इन्होंने स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी थी। और जे के मेहता ने हमें वांटलेसनेस की डेफिनेशन दी थी, जिसकी बात हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन तो वैसे आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर हाँ इंटरव्यू में आपसे ये डेफिनेशन जरूर पूछ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं हमें 3, इसमें से बताना है हमने कि कौन सा फैक्ट जो है वो करेक्ट है। मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि लेट 19th सेंचुरी में मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। दे वर इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, ये गलत है, इंडियंस द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई थी वो। दे वर लोकेटेड ओनली इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्रीज, वो वेस्टर्न एरिया में इस्टेब्लिश की गई थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी पोर्तुगीज़ के द्वारा, तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना शुरू किया था, तो वो गोवा वाले एरिया में आए थे। ओके, तो यहाँ से लगानी वो शुरू हुई थी। तो ऑप्शन 1 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ नवरत्ना स्टार्टेड फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस। नवरत्ना का कंसेप्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1997 में, जब नवरत्ना स्कीम आई थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्ना डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उस टाइम उन्होंने अलग अलग कंपनियां स्टैब्लिश की थी। एक थी महारत्ना, महारत्ना वो थी जिसे वो ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते थे ताकि मल्टीनेशनल कंपनी वो बन सके। उसके बाद आती थी नवरत्ना, और उसके बाद आती थी मिनी रत्ना। ओके, मिनी रत्ना कौन सी थी? जो प्रॉफिट कमा रही थी उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने के लिए उन्हें अलग से डिक्लेयर कर दिया गया था मिनी रत्ना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि नवरत्ना जो कंसेप्ट है वो पब्लिक एंटरप्राइज में स्टार्ट किया गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है हमें। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। एन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो एन इंटू एन स्केयर -1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें यहाँ पर, तो ये क्या आ सकता है, P = में 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्केयर अपॉन में, यहाँ से आप अगर एन कॉमन ले लें तो अंदर बचता है n² -1। तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सेम फॉर्मूले की ही बात कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड एंड फोर्थ दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती करी हुई है इन्होंने, सेकंड और फोर्थ दोनों एक सेम ही चीज़ है। बस यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे n³ - n दिया हुआ है, लेकिन अगर आप n कॉमन लेंगे अंदर n² -1 ही बचेगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा द नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज। हमें नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है। डाटा हमें दिया हुआ है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है, NNP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, एक होता है ग्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है नेट प्रोडक्ट, एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके,
और ग्रोस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रीसिएशन से। ओके, तो हमें डोमेस्टिक और नेट के बीच का डिफरेंस निकालना है जो कि नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है और दोनों ही फैक्टर कॉस्ट में है, तो हमें बदलने में भी आसानी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट प्राइस में है, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस होता है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पर हमें इसका बीच का डिफरेंस निकालने के लिए पहले इनको सेम करना पड़ेगा। ये तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इस ग्रोस को भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब अगर हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना हो तो कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया ग्रोस और नेट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो ग्रोस में से अगर हम डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 1,79,930, 179,930 माइनस डेप्रीसिएशन हमें कितना दिया हुआ है? 11,888। तो जब हम इसे माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1,68,042 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एक हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो कितना है? 1,64,182। और मैंने आपको बताया नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, यही हमें निकालना है। तो अगर हम इन दोनों इस नेट नेशनल प्रोडक्ट में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड आ जाएगा। तो 1,68,042 में से 1,64,182 जब हम माइनस करेंगे आपके पास कितने आ जाते हैं? 3,860। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी। मल्टीप्लायर की हमें वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। इफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दिया हुआ है, यानी कि MPC हमें दिया हुआ है 0.75, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हमें दिया हुआ है एंड टैक्स रेट दिया हुआ है। जब हमें टैक्स रेट दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस MPC को C से लिख लेते हैं हम, 1 माइनस T क्या है? टैक्स रेट। साथ में हमें क्या दिया हुआ है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस MPC कितना है? 0.75, टैक्स रेट कितना है? 1 माइनस टैक्स रेट 20% है, 20% को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा? ये 0.20, और प्लस में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितना है? 0.10। इसको ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस 0.75 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 0.75, फिर ये 0.20 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, जब 0.75 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाता है 0.15, प्लस में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट यानी कि 0.10, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.75 प्लस 0.25, ये 0.15 और 0.10 को हमने ऐड कर दिया, तो 1/1.25 माइनस 0.75 हमारे पास आ गया, जिसे हम लिख सकते हैं 1/0.50। ये पॉइंट गया, ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे मल्टीप्लायर की? 2, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्स्टेकल इन एक्सेप्टिंग पर कैपिटा इनकम एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मापने का जो मेजर है यानी कि मापक है उसे हम पर कैपिटा इनकम से मापते हैं। ओके, पर इसे हम मापक के रूप में एक्सेप्ट करें यानी कि एज ए मेजर एक्सेप्ट करें डेवलपमेंट का, इसके बीच में क्या रुकावट है? वो रीजन होता है इनकम इनइक्वालिटी। कैसे? देखिए, मान लीजिए 5 पर्सन है, पांचों की इनकम है 20 20 20 20 20। ठीक है, तो अगर हमसे टोटल इनकम कितनी है हमारी? 100 रुपीज़। ठीक है, मान लीजिए ये कंट्री ए थी, कंट्री में 5 लोग रहते हैं, पांचों की इनकम 20 रुपीज़ है, यानी कि 100 रुपीज़ इस कंट्री में टोटल इनकम है। मान लीजिए ये कंट्री बी है, यहाँ पे भी 5 लोग रहते हैं, एक की इनकम है 60 रुपये, दूसरे की इनकम है 20 रुपये, तीसरे की इनकम है 10 रुपये, चौथे की इनकम है 5 रुपये और
5वें% की इनकम है 5 रुपये। तो इनकी टोटल इनकम कितनी होगी? 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100 रुपये। दोनों की इनकम इक्वल है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 रुपये, ठीक है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? टोटल इनकम 100 है, 5 से डिवाइड करेंगे 20 रुपये। तो हम कह सकते हैं इन दोनों कंट्री की डेवलपमेंट सेम है, ओके। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इन दोनों कंट्री की डेवलपमेंट सेम है? यहाँ पे तो हर पर्सन 20-20 रुपये कमा रहा है। यहाँ पे यहाँ देखिए एक पर्सन तो 60 रुपये कमा रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ 5 रुपये ही कमा रहा है। तो यहाँ पे क्या इनकम इनइक्वालिटी नहीं है? यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम दोनों कंट्री में सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम अच्छा मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। किस वजह से? इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। हो सकता है कि उस कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी हो, लेकिन हम पर पर्सन की इनकम निकाल रहे हैं 20 रुपीज़, क्योंकि हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज तो 20 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं एक पर्सन तो 60 रुपये लेके बैठा है और एक पर्सन सिर्फ 5 रुपये लेके बैठा है। तो इस इनकम इनक्वालिटी की वजह से हम पर कैपिटा इनकम को अच्छा मेजर नहीं मान सकते। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास और अल्टरनेटिव नहीं है इसके, तो पर कैपिटा इनकम से ही हम डेवलपमेंट को मापते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक अच्छा मेजर है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दी हुई है 0.75, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट दिया है 0.20। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम 500 रुपये से इंक्रीज कर दें तो बजट डेफिसिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर बजट डेफिसिट कितना राइज हो जाएगा, ये पूछा है हमसे। देखिए, बजट डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से, ओके। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टैक्स रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर से टैक्स रेवेन्यू जब घटाएंगे वो हमारा बजट डेफिसिट होगा, ओके। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं बजट डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू कितना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रेट क्या है 0.20, यानी कि इनकम का 0.20%। 100 रुपये इनकम है तो 20% उसका लगा लीजिए, 20 रुपये हमारे पास टैक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये टैक्स रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट का 0.20 मल्टीप्लाई विद इनकम। और हमसे क्या पूछा है? राइज इन बजट डेफिसिट। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम चेंज करते हैं 500 रुपये से, तो बजट डेफिसिट में कितना चेंज आएगा, यानी कि कितना वो बढ़ जाएगा। तो चेंज इन बजट डेफिसिट अगर हमने निकालना है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस 0.20 चेंज इन इनकम आ जाएगा ये, ओके। अब चेंज इन इनकम अगर हमने निकालनी हो, आपने मल्टीप्लायर देखा है, मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी कह देते हैं, इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, ओके। यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75, ये हमें मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.20, ओके। ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1 माइनस 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 0.75 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.15। 1 को और 0.5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.15 माइनस 0.75, ये किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन में 0.40। ये पॉइंट हटेगा ऊपर 100 लग जाएगा, 0 से 0 गया, 10 अपॉन में 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2.5। तो हम कह सकते हैं डेल वाई अपॉन में डेल जी इज इक्वल टू में 2.5 आ गया, यानी कि चेंज इन इनकम इक्वल है 2.5 मल्टीप्लाई विद डेल जी। यानी कि हमें क्या बता रहा है कि जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज कर रहे हैं तो इनकम में कितना चेंज आ रहा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से चेंज हो रहा है 500 से। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 से चेंज हो रहा है तो इनकम कितने से चेंज होएगी, उसका 2.5 गुणे से, यानी कि पॉइंट हट गया, नीचे एक जीरो आई, इससे ये गई, 25 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 हो जाएगा, यानी इनकम कितने से चेंज होने वाली है हमारी 1250 रुपये से। जब गवर्नमेंट 500 रुपये से अपना खर्चा बढ़ाती है, लोगों की इनकम 2.5 गुना बढ़ रही है यहाँ पे, यानी 1250 रुपये हो रही है। तो हम देख सकते हैं बजट डेफिसिट कितने से चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से चेंज हुआ 500 से, माइनस 0.20 मल्टीप्लाई विद इनकम कितने से चेंज हो जाएगी 1250 से, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 20 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना जाएगा 5 पे, और ये 5 से करेंगे यहाँ पे 25 और ये 250, यानी कि 500 में से 250 गए तो कितना आ गया 250। यानी जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर 500 रुपये से चेंज करेगी, हम उसका डेफिसिट 250 रुपये से बढ़ने वाला है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द इंटर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंटर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन दी हुई हैं। कोई एक्स इंडस्ट्री है जो एक्स इंडस्ट्री से ही 50 रुपये का सामान लेती है, वाई इंडस्ट्री से 80 रुपये का सामान लेती है, जेड इंडस्ट्री से 30 रुपये का सामान लेती है और उसे मिला के वो 200 रुपये का आउटपुट क्रिएट कर देती है। ठीक है, वाई इंडस्ट्री है जो एक्स इंडस्ट्री से 20 रुपये का सामान लेती है, अपनी खुद की वाई इंडस्ट्री से 60 रुपये का सामान लेती है, जेड इंडस्ट्री से 50 रुपये का सामान लेती है। इसी तरह जेड इंडस्ट्री दी है जो एक्स इंडस्ट्री से 30 रुपये का सामान लेती है, वाई से 40 का लेती है और जेड से 60 रुपये का सामान लेती है और टोटल आउटपुट 160 रुपये का सेल करती है। तो ये इंटर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन दी हुई है एक इकॉनमी में। हमें निकालनी है नेशनल इनकम इकॉनमी में कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये एक्स कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, एक्स इंडस्ट्री ने 50 रुपये का सामान लिया अपनी ही एक्स इंडस्ट्री से, 80 का लिया वाई से, 30 का लिया जेड से। तो ये तो सारे इसके इनपुट हो गए। ठीक है, तो 80 + 50 हमारे पास कितना आ जाएगा 130, 130 + 30 ये आ गया 160। आउटपुट इसने कितना क्रिएट किया 200। तो वैल्यू एडिशन कितना हो जाएगा 40 रुपये का इसने वैल्यू एडिशन किया। ओके, अब वाई का देख लेते हैं। वाई ने एक्स से सामान लिया 20 का, वाई से सामान लिया 60 का, जेड से सामान लिया 50 का। तो टोटल कितना हो गया 80 + 50 130। ठीक है, 130 का इसने टोटल सामान लिया, 240 का ये टोटल बेच रही है आउटपुट। तो कितने का वैल्यू एडिशन इसने खुद कर दिया 110 रुपये का। तो 110 रुपये का वैल्यू एडिशन इसके द्वारा किया गया। 30 रुपये का सामान इसने एक्स से लिया, जेड ने 40 रुपये का सामान वाई से लिया और खुद जेड से लिया इसने 60 रुपये का सामान, यानी कि 130 रुपये का सामान इसने लिया। वैल्यू एडिशन इसने कितने का कर दिया 30 रुपये का। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना है 30 रुपीज़। तो वैल्यू एडिड मेथड अगर हम लगाएं तो यहाँ पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ 40 + 110 + 30, ये कितना आ जाता है 180। यानी कि नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी वैल्यू एडिड मेथड से 180 रुपीज़। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट करंट अकाउंट इंक्लूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए हमारे पास दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट में हमारे पास आता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, फिर आती है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट ले आप लिख सकते हैं इसे, यानी कि जो प्राइवेट किसी को रेमिटेंस भेजता है, गिफ्ट भेजता है। और एक होता है ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि ऑफिशियल कोई गिफ्ट आते हैं या रेमिटेंस आती है। ठीक है, तो ट्रेड इन गुड्स तो होता है विजिबल आइटम, ओके, जो करंट अकाउंट में आता है। ट्रेड इन सर्विसेज हो गया, ट्रांसफर पेमेंट होगी प्राइवेट, ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट होगी, ये आती हैं इनविजिबल आइटम में। ठीक है, क्योंकि ये सर्विसेज में है, ये आती हैं इनविजिबल आइटम में। ठीक है, तो विजिबल आइटम प्लस इनविजिबल आइटम करंट अकाउंट का पार्ट है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती हैं सारी, चाहे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी इन्वेस्टमेंट में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। एक्सटर्नल असिस्टेंट ले रहे हैं आप, यानी कि बोरोविंग कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस या बोरोविंग कर रहे हैं, IMF की बोरोविंग भी इसी में आ जाती है। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी दी होगी तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी, यानी कि FDI, FPI, FII ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन अगर आपको दे दिया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो याद रखिएगा वो करंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि वो आपको एक तरह से इनकम आ रही है बाहर से जो आपने कभी पहले इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट देख के इसे कैपिटल अकाउंट मत लगा लीजिएगा, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में आएगी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी, तो याद रखना आपने। ओके, तो हमें पूछा है कि करंट अकाउंट का इनमें से कौन सा पार्ट है। मर्चेंडाइज इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम मैंने आपको बताया था ये सारी होती हैं और ये किस में आती हैं करंट अकाउंट में आती हैं, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है। गवर्नमेंट लोन फ्रॉम अब्रोड, ये मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल असिस्टेंट या बोरोविंग किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था चाहे FDI हो, FII हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो ये भी कैपिटल अकाउंट है, ये भी कैपिटल अकाउंट है। पूछा क्या है हमसे करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में सिर्फ क्या आ रहा है ऑप्शन 1, तो ओनली 1 ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज द मेजर प्लेयर टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो मेजर प्लेयर है, कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज एक्सपोर्टर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बोथ 2 and 3।
देखिए एक्सपोर्टर फॉरेस्ट मार्केट में मेन प्लेयर नहीं होते, ठीक है, और एक्सपोर्टर फॉरेस्ट मार्केट के हिसाब से जरूर काम करते हैं, बट मेन प्लेयर ये नहीं है जो काम करते हैं वहाँ पे। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं होगा। कमर्शियल बैंक जो है वो मेजर प्लेयर हम मान सकते हैं, कमर्शियल बैंक जो है वो मेजर प्लेयर होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ओके, तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनकम से रिलेटेड होता है, क्वांटिटी ऑफ परचेज से रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, या एनी ऑफ दिस से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन 4। कैसे? देखिए, जिस कंट्री में इनकम ज़्यादा है, जिनकी इनकम ज़्यादा हो, वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। और जहाँ पे इनकम कम है, जिन लोगों की इनकम कम होती है, वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऑफकोर्स आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी कम है वहाँ पे आप ज़्यादा प्राइस पे सामान बेचेंगे, और जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहाँ पे आप कम प्राइस पे सामान बेचेंगे, ठीक है। तो यस, इनकम डिफरेंस हो सकता है एक तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। क्वांटिटी ऑफ परचेज, अगर आपने सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा हो, यानी कि आप बल्क में ज़्यादा सामान लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सस्ता मिलेगा, तो वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। टाइम भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप एडवांस बुकिंग किसी चीज़ की कराते हैं तो आपको कम प्राइस देना पड़ रहा है, और आप किसी चीज़ को लेट खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। तो ये टाइम भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 इसमें आ जाएगा, यानी एनी ऑफ द 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स? वर्कफोर्स से आपका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड इज वर्कफोर्स, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, वो चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी इकॉनमी में मान लीजिए 18 साल से ऊपर, ग्रेटर देन 18 ईयर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग 18 साल से ऊपर हैं। इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं एम्प्लॉयड, एक आते हैं अनएम्प्लॉयड, और एक थर्ड कैटेगरी आती है जो एक्स मान लेते हैं, जो ना एम्प्लॉयड है ना अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ये लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे, नॉट लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है, ये लोग जॉब ही नहीं ढूंढ रहे हैं। एम्प्लॉयड कौन है? जो काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम ढूंढ रहे हैं पर इनको मिल नहीं रहा, ठीक है, काम ढूंढ रहे हैं, और ये काम ढूंढ ही नहीं रहे, तो ये अनएम्प्लॉयड में भी काउंट नहीं होते। ये जो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड है, इनको टोटल को हम कहते हैं लेबर फोर्स, ठीक है। ये लेबर फोर्स का पार्ट है, चाहे उनको काम मिला हुआ है चाहे नहीं मिला हुआ है वो अलग चीज़ है, पर ये लोग काम ढूंढ रहे हैं तो ये भी लेबर फोर्स का पार्ट है, और जिनको काम मिला हुआ है वो भी लेबर फोर्स का पार्ट है। जो ये एम्प्लॉयड पीपल हैं, जिनको काम मिला हुआ है, इसे हम वर्क फोर्स कहते हैं, ओके, यानी कि लेबर फोर्स का वो पार्ट जिनको काम मिला हुआ है। तो अगर हम पीछे वाला ऑप्शन चेक करें, दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड, ये क्या है? वर्क फोर्स है, ओके। अगर आपसे पूछे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन में लेबर फोर्स मल्टीप्लाई विद 100। या तो आपको ऐसे देगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला, या आपको बोलेगा अनएम्प्लॉयड अपॉन में लेबर फोर्स में मैंने आपको बताया एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आएंगे, अनएम्प्लॉयड अपॉन में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद 100, ये फॉर्मूला आपको देगा, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि हमने चेक करना है कि लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? लेबर फोर्स अपॉन में एलिजिबल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विद 100। यहाँ एलिजिबल पॉपुलेशन क्यों लिखा मैंने? अब ये एलिजिबल पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए 18+ भी हो सकती है, किसी कंट्री के लिए 16+ भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो काम करने के लिए उस कंट्री के हिसाब से एलिजिबल है, वो पॉपुलेशन इसमें आएगी। यानी कि इसमें एम्प्लॉयड भी आगे, अनएम्प्लॉयड भी आगे, और वो लोग भी आगे जो काम ढूंढ नहीं रहे पर वो 18+ हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है? सिर्फ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं हम इसे। याद रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो एम्प्लॉयड लोग होंगे उन्हें हम वर्क फोर्स कहते हैं, यानी कि लेबर फोर्स का वो पार्ट जो काम कर रहा है। एम्प्लॉयड में आप अनएम्प्लॉयड भी जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलके लेबर फोर्स बनाती है। प्लस में वो लोग एक्स जो काम ढूंढ ही नहीं रहे, ठीक है। अनएम्प्लॉयड वो हैं जो काम ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा, एक्स वो हैं जो काम ढूंढ ही नहीं रहे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? अनएम्प्लॉयड अपॉन में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद 100, ये क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, अनएम्प्लॉयड बटे में लेबर फोर्स मल्टीप्लाई विद 100। तो ये भी हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्वे कमेटी जो कि 1955 में आई थी वो किससे रिलेटेड थी? देखिए, कार्वे कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कार्वे कमेटी 1955 में आई थी वो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिलेटेड थी। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इनकम इलास्टिसिटी फॉर इन्फीरियर गुड टू ए कंज्यूमर इज नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी जो होती है इन्फीरियर गुड के लिए वो नेगेटिव होती है, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे गिवन गुड हो चाहे इन्फीरियर गुड हो, उनके लिए इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। टोटल इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। यस, प्राइस के चेंज होने का टोटल इफेक्ट यानी कि उसका इनकम इफेक्ट और उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व मस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, हमें पता है इंडिफरेंस कर्व कैसे होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होती है, ये बात भी सही है। सम गिवन गुड आर नॉट इन्फीरियर गुड, ये बात बिल्कुल गलत है। गिवन गुड की क्वालिटी ही यही है कि वो इन्फीरियर होती हैं। गिवन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गिवन गुड जो होती हैं वो इन्फीरियर गुड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। गिवन गुड इन्फीरियर गुड होगी ही होगी। तो ये ऑप्शन 4 जो है इन्होंने यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट व्हाट इज बेस ऑफ इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी? ह्यूमन कैपिटल हम किसे कहते हैं? वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बन सकती है? जब वो अच्छे से स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मिले, ये बात बिल्कुल सही है। उनको ट्रेनिंग मिले, ये बिल्कुल सही है। उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, ये गलत है। इम्पोर्टेड कैपिटल भी गलत है, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड नहीं है इम्पोर्टेड कैपिटल। ये कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इम्पोर्टेड कैपिटल, पर ये ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड नहीं होते। ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।